हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो ये है हमारा लेक्चर 11.2 यूनिट नंबर 11 का, जिसमें हम वुंड्स, इंजरीज, एंटीमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम, वुंड्स और कई सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। CUET पीजी फॉरेंसिक साइंस की ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है, फ्री लेक्चर्स हैं। आपको डेली बेसिस पर क्लास हो रही है, शाम को 6 बजे डेली लेक्चर आता है। आई होप कि आप सभी लोग जो है वो अटेंड कर रहे होंगे, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं मैं उनको बता दूं कि आपको यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, कोई भी अपडेट होता है वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एडमिशंस के रिगार्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ओनली ऑन दिस चैनल। ठीक है, तो भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वुंड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, इंजरीज के बारे में पढ़ेंगे, ड्यू टू हीट, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, फायर आर्म इंजरीज, और डिफरेंशिएशन देखेंगे हम एंटीमोर्टम और पोस्टमॉर्टम वुंड में कैसे किया जाता है। ये सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप जो है यहाँ पर नहीं आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉपर गाइडेंस कहाँ मिलेगी, प्रॉपर रास्ता क्या फॉलो करना है, तो आप मुझसे 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो। मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू गाइड करूंगी और आपको पूरे साल जो है गाइडेंस दूंगी फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपनी यूजी लेवल से लेके ही प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि सुनते तो हम ये हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, करियर नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि जॉब भी है, करियर भी है, सब कुछ है, बस आपको गाइडेंस की जरूरत है, जो आपको इस फील्ड में कोई नहीं देता है। तो मैं आपको यहाँ पे 1-on-1 गाइडेंस दूंगी। आप अपने कोई भी डाउट किसी भी चीज से रिलेटेड हो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में, आप मुझसे पूछ सकते हो। बस आपको करना ये होगा कि रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको 24 आवर्स के अंदर मेल आएगा, उस मेल में आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम और जानते हैं कि वुंड क्या है। भाई वुंड, ठीक है, वुंड का मतलब क्या होता है? घाव। वुंड यानी कि इंजरी, ठीक है। वुंड एक तरीके की इंजरी होती है जो स्किन को या फिर अदर बॉडी टिश्यूज को ब्रेक कर देता है। डरना नहीं भाई, ये फोटोज वोटोज देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल फोटोज हैं, आप फॉरेंसिक साइंस की फील्ड से हो तो आपको ये सब अभी तो आप फोटोज में देख रहे हो, आपको ये रियलिटी में देखना पड़ेगा। जब आप जॉब करने जाओगे, जब आपकी जॉब लगेगी एफएसएस में या आप कोई ऑफिसर लेवल पर पहुंच जाओगे, तब आपको ये सब चीजें रियलिटी में देखनी पड़ेंगी। सो बी फेमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स। वुंड्स क्या है? स्किन का ब्रेक होना, बॉडी टिश्यू का ब्रेक होना, इसमें कट, स्क्रैप, स्क्रैच, पंचर्ड स्किन, ये सब आता है। वुंड होता कैसे है? या तो एक्सीडेंट हुई हो, या सर्जरी या सूचर्स हो, या स्टिचेस हुए हो, वो भी वुंड कॉज करते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन में बहुत सारे तरीके के वुंड्स होते हैं, जैसे कि ब्लंट फोर्स इंजुरी, कोई ब्लंट फोर्स है, जैसे कि ये स्केल है, ये ब्लंट है, ये शार्प नहीं है, इस तरीके के फोर्स से इंजरी हुई हो। या शार्प फोर्स, जैसे नाइफ हो गया, कोई नुकीली चीज से, फिर गन शॉट, गोली मारी गई हो। स्ट्रैंगुलेशन, गला जो है, गले को दबा के मारा गया हो। और इंजरी ड्यू टू हीट एंड कोल्डनेस, थर्मल इंजरीज होती हैं और कोल्ड इंजरीज होती हैं। थर्मल इंजरीज यानी जो है हीट की वजह से हुई हो या फिर ठंड की वजह से हुई हो, वो भी होती है। तो वो हम सब डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक चार्ट देख लो। इस चार्ट में दिया हुआ है फेसेस ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग, मान लो किसी को कट लग जाता है, किसी को जो है यहाँ पे हाथ है और ये घाव बन गया है। मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। मान लो यहाँ पे ये घाव बना हुआ है, ये जो एरिया है। अब इसको हील होने में क्या स्टेजेस लगती हैं, कैसे हील होता है, ये देखो। तो हील होने के लिए यहाँ पे सबसे पहली स्टेज होती है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब जब भी हमें, आपने कभी देखा होगा कि कोई चीज हमें लग गई है, मान लो हमारा हाथ जो है छिल गया है, तो सबसे पहले एक ब्राउन से कलर की पतली सी लेयर बन जाती है, बनती है ना। वो क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है, वहां पे जो है आके आपकी एक पतली सी लेयर बना लेती हैं। तो वो क्या है? वेसो कॉन्ट्रैक्शन, प्लेटलेट्स
एग्रीगेशन, क्लॉट फॉर्मेशन या वो होता है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, यानी खून बह रहा होता है लेकिन थोड़ा टाइम बाद में बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लॉट बन जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इन्फ्लेमेशन, अब हमें लगी होती है तो उस आसपास की जगह पे क्या होता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आता है। किसकी वजह से? प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स, ये करते क्या है? क्लॉट का फॉर्मेशन। न्यूट्रोफिल माइग्रेट इनटू वुंड टिश्यू, ठीक है, वुंड टिश्यू में न्यूट्रोफिल माइग्रेट कर जाते हैं। और मैक्रोफेज क्लियर्स डेब्रिस, लिम्फोसाइट्स इनफिल्ट्रेशन। मैक्रोफेज डेब्रिस, कचरा वचरा है उसको वो करते हैं, हटाते हैं। फिर होता है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब कि इसमें कौन कौन फैक्टर्स हैं? फिब्रोब्लास्ट, मायोफिब्रोब्लास्ट, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। ये करते क्या है? ईसीएम फॉर्मेशन करते हैं, कोलेजन 3 को डिपॉजिट करते हैं, एंजियोजेनेसिस करेंगे और रिजोल्यूशन ऑफ क्लॉट। अब क्लॉट को घोलना भी तो है, क्लॉट बना के थोड़ी रखना है। वुंड कॉन्ट्रैक्शन, इतना फैला घाव था तो धीरे 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 वुंड जो है वो छोटा होता जा रहा है, वुंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद में रीमॉडलिंग, फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस करते हैं, कोलिजन 1 रिप्लेस करता है कोलिजन 3 को। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। एमएमपीज ब्रेक डाउन कोलिजन 3। भाई एमएमपी क्या है? मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीएसिस एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम जो है कोलिजन 3 को ब्रेक डाउन करता है। ये स्टेजेस होते हैं और फिर घाव जो है पूरा भर जाता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है और कंप्लीटली आपको हील कर देता है। ये वुंड हीलिंग के फेजेस हैं। अब वुंड जान लो, हमें वुंड जानना, हीलिंग के फेजेस का क्या करेंगे हम, पर फिर भी मैंने आपको बता दिए। वुंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कोई घाव है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम उसके जो है चीजें पता करेंगे कि ये घाव किससे बना होगा, तो हम लेंथ देखते हैं, विथ, मार्जिन, शेप, डायरेक्शन, व्हीलिंग कट और हीमोरेज, सब कुछ देखते हैं। वुंड लेंथ कैसी है? ग्रेटर डायमेंशन है, नो रिलेशन विथ वेपन, यानी अगर डायमेंशन ज्यादा है या डायमेंशन कैसा है, सीधी बात ये देखना है, वेपन से रिलेशन है या नहीं है। विथ मे बी ग्रेटर देन एज ऑफ द वेपन ड्यू टू रिट्रैक्शन ऑफ टिश्यू या शेकिंग ऑफ ब्लेड। जो वेपन का एज है, एज नहीं, एज जो है, यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस स्केल इज अ वेपन, तो इस एज से ज्यादा चौड़ा वुंड है। क्यों? क्योंकि कोई मारेगा तो ऐसे थोड़ी प्यार से रखेगा भाई, आगे पीछे टिश्यू जो है, स्किन जो है वो मूव करेगा, ब्लेड शेक करेगी, जिसकी वजह से विड्थ बढ़ जाएगी। मार्जिन क्लीन कट, वेल डिफाइंड, इवर्टेड। मार्जिन कैसी होंगी? क्लीन कट, वेल डिफाइंड, इवर्टेड हो सकती है। ये बेसिकली मतलब एक किसी पर्टिकुलर वुंड का वो दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई शार्प से मारा गया है, शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया है, नाइफ से मारा गया है मान लो, तो उसका यहाँ पे दिया है यूजुअली स्पिंडल शेप्ड होता है, डिपेंड्स ऑन वेपन। और डायरेक्शन कैसी होगी? डीप एट बिगिनिंग, शॉलो एट एंड्स। और रिवीलिंग कट, वेपन अप्लाई एट एंगल। हीमोरेज, मोर वेसल्स क्लीन कट, स्प्राउटिंग ऑन एटर्नल कट। ये एक कोई स्पेसिफिक वेपन से जब कट लगा उसकी वो दी हुई है। बाकी आपको सिर्फ इतना जानना है, कोई भी कट होता है, वुंड होता है, तो हम उसमें लेंथ, विथ, मार्जिन, शेप, डायरेक्शन, रिवीलिंग कट और हीमोरेज, ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई सुसाइड का केस है उसमें हमें चेक करना है, तो सुसाइडल में फाउंड एट सर्टेन इलेक्टिव साइट्स, कुछ पर्टिकुलर इलेक्टिव साइट पे मिलते हैं। साइड्स प्लस फ्रंट ऑफ द नेक, भाई आजू बाजू देखो और नेक के फ्रंट में देखो। फिर रिस्ट देखो, ठीक है, रिस्ट में क्या? रेडियल आर्टरी चेक करो। फिर थाई देखो, फीमोरल। फिर चेस्ट पे देखो कि कहाँ भाई क्या लफड़ा क्या हुआ है, कैसे इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट आ जाओ, वुंड कितने तरीके के होते? बहुत सारे तरीके के होते हैं, इंजरीज बहुत तरीके की होती है, मैं आपको बताऊंगी। ये देखो एम्यूटेशन, कट ही गई है उंगली, वो है एम्यूटेशन। एम्यूटेशन का मतलब होता है कोई चीज कट ही जाना। फिर इवल्जन, यानी कि जो ऊपर का टिश्यू है वो पूरा फट के बाहर हो चुका है, अंदर का मांस दिखने लगा है। क्रैश इंजुरी, ये देखो क्रैश, कैसा क्रैश हुआ? पूरा जो था ऐसे दब गया, क्रैश हो गया एकदम। पंचर वुंड कैसा? कोई नुकीली चीज इधर से निकली, इधर से बाहर आई, पंचर कर गई। इसके बाद में एब्रेशन, छिल जाना, छिल जाते ना बच्चे, छोटे बच्चे भी साइकिल चलाते में गिर गए, घुटने पे छिल गए, वो एब्रेशन है। और लेसरेशन, टिश्यू का फट जाना, एकदम घाव जो रहता है ना, डीप घाव, वो लेसरेशन होता है। क्लियर? ये हो गए टाइप्स। अब मैं आपको इंजुरी के बारे में बताती हूँ। इंजुरी क्या है? इंजरी इज अ फिजिकल हार्म, ठीक है, फिजिकल हार्म या डैमेज जो किसी को कॉज हुआ हो एक्सीडेंट से या किसी अटैक से, ठीक है, वो है क्या?
इंजरी होती है। इंजरीज बहुत तरीके की हो सकती हैं, मैकेनिकली विद पेनिट्रेशन बाय शार्प ऑब्जेक्ट, वही मैंने बताया मैकेनिकल हो सकती हैं अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया है या फिर टीथ का यूज करा है या फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी मारा जाए तो भी वो मैकेनिकल इंजरी में आती है। शार्प या ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारो तो उसको हम मैकेनिकल इंजरी बोलते हैं। इसके बाद में बाय हीट और कोल्ड, गर्मी से या ठंडी से हुई, या बाय वेनोम्स, वेनोम्स का था जहर, ठीक है, जहर से हुई हो तो वो भी इंजरीज में आते हैं। इसकी 3 मेन कैटेगरीज हैं, एक्यूट, ओवर यूज या फिर क्रॉनिक, ये 3 कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। ये देखो मैकेनिकल इंजरीज का ये है फ्लो चार्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बहुत ध्यान से देखना। मैकेनिकल इंजरीज 3 तरीके से हो सकती हैं। एक तो ब्लंट फोर्स से, यानी कि फोर्स जो है वो ब्लंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है। दूसरी होगी ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कि नाइफ वगैरह हो गया, ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट है ये, नाइफ क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से हुई है। फिर मिसलेनियस में आ जाती है, फायर आर्म की वजह से हुई हो तो वो फायर आर्म की वजह से हुई होगी तो वो अलग तरीके की इंजरी जो है वो कॉज करेगा। फिर डिफेंस या फैब्रिकेटेड। अब ब्लंट इंजरीज में देखो ब्लंट फोर्स से होगा तो एब्रेशन, एब्रेशन में स्क्रैच, ग्रेज, प्रेशर, इम्पैक्ट। दूसरी कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन में इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या डीप, मतलब ऊपर या फिर थोड़ा नीचे एकदम डीप घाव होगा। लेसरेशन में क्या होगा, लेसरेशन मैंने अभी दिखाया था डायग्राम, एकदम फट जाना, टिश्यू का ही फट जाना, तो स्प्लिट हो गया, टिश्यू स्ट्रेच हो गया, कट हुआ या फिर एवल्जन हुआ है। और एक होता है फ्रैक्चर, ब्लंट इंजरीज में बहुत ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा है, हथौड़े वथौड़े से मारा, ब्लंट ऑब्जेक्ट है, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। एब्रेशन में क्या होएगा, एब्रेशन में जो मैंने बोला था छुल्ला है ना, छिल जाते हैं, अब हम तो छुलना ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, छुल जाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो, या कोई भी गिरा छिल गया तो वो ब्लंट ऑब्जेक्ट से ऐसी जो बन सकती हैं। अब इसके बाद में ड्यू टू शार्प फोर्स, शार्प फोर्स से कैसे बन सकता है, इनसाइज वुंड, इनसाइज वुंड कैसा, बहुत शार्प था, ऐसे मारा किसी को तो एकदम जो है बहुत गहरा सा घाव बन गया। फिर चॉप वुंड, चॉप, सिंपली चॉप वुंड अलग होगा। स्टैब वुंड, सर पे मारा है, मान लो स्टैब किया तो स्टैब वुंड जो वो अलग बनेगा। मिसलिनियस में फायर आर्म, डिफेंस और फैब्रिकेटेड आते हैं। ये सब आ गए आपके मैकेनिकल इंजरीज के पार्ट हो गए। इतना समझ में आ गया। अब मैकेनिकल इंजरीज के बाद में हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज में 2 तरीके की इंजरीज आती हैं, एक आती है ड्यू टू कोल्ड और एक ड्यू टू हीट। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी ना कि कोल्ड क्यों, ठंडी चीज से हमें इंजरी कैसे हो सकती है। तो भाई कोल्ड बर्न्स के बारे में सुना है, कोल्ड बर्न्स, अगर बर्फ को थोड़ी देर ऐसे हाथ में पकड़े रहोगे ना, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी और आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो आपको कोल्ड बर्न हो जाएगा, फोले पड़ जाएंगे हाथ में, समझ गए। तो ये थर्मल इंजरीज में ही आता है। एक होता है ठंडे की वजह से इंजरी होना, कोल्ड बर्न होना, और एक गर्मी की वजह से, हीट की वजह से। तो 2 तरीके की यहाँ पे होती हैं इंजरीज। अगर हम कोल्ड की बात करें तो जनरल इफेक्ट में आता है हाइपोथर्मिया, ठीक है, और लोकल इफेक्ट में आता है चिलब्लेन, फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फुट। अभी मैं आपको सबके फोटोज दिखाऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम हीट की बात करें, ड्यू टू हीट, तो जनरल इफेक्ट में आता है हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक और हीट प्रोस्ट्रेशन। लोकल इफेक्ट में आते हैं बर्न्स और स्केल्स। अब देखो एक एक करके हम चीजें देखते हैं कि इनमें होता क्या है। अब आप यहाँ पे देखना, ये है हाइपोथर्मिया, ठंड की वजह से जो हो रहा है वो हाइपोथर्मिया। एक होता है हाइपरथर्मिया, वो गर्मी की वजह से होता है। हाइपोथर्मिया इज अ स्टेट वेयर एन इंडिविजुअल्स कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर क्या है, ये है कोर, ठीक है, कोर बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाए, वो होता है हाइपोथर्मिया। उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मोटर स्किल्स, शिवरिंग, मतलब ये नॉर्मल शिवरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है किसी को, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कई बार चक्कर आने लग रहे हैं, कॉन्शियसनेस नहीं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डायलेटेड प्यूपल, ये सब हो रहा है। मतलब ये सब सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं ठंड की वजह से, एक्सट्रीम ठंडक की वजह से। ये देखो बॉडी क्या है, पूरी सफेद पड़ गई, ठंडी की वजह से पूरी बॉडी सफेद पड़ गई, ये हाइपोथर्मिया होता है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे आता है दूसरा चिलब्लेन्स। चिलब्लेन्स क्या होता है, इट इज अ वेस्क्यूलिटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू कोल्ड। वेस्क्यूलिटिक डिसऑर्डर है, कोल्ड के एक्सपोजर से होता है। कैसे होता है, जब कोल्ड में कोई रहता है, पेशेंट रेज्ड एरिथ्रोमेटस लेसन्स,
जो बॉडी में लेसन्स हो जाते हैं ऑन लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेग्स एंड फीट, लोअर पार्ट्स, पैरों के पंजों पे हो जाते हैं या उंगलियों पे भी ये ऐसे इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। चिलब्लेन्स, ये फीट्स पे जो है ऐसे जला हुआ सा दिखने लगता है, छोटे छोटे फोले आ जाते हैं, तो ये क्या है, ये चिलब्लेन्स होते हैं। इसके बाद में आता है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब क्या होता है, जब इट अकर्स फ्रॉम एक्सपोजर टू सीवियर एनवायरमेंटल कोल्ड एक्सपोजर और ड्राई कोल्ड, एकदम ड्राई कोल्ड के डायरेक्ट एक्सपोजर में जब कोई आता है 0 डिग्री से भी कम जब टेम्परेचर हो उस टाइम पे, तो कॉमनली जो माउंटेनरीज या पोलर रीजन होते हैं वहां पे लोगों को देखने मिलती है ये चीज, टिश्यू इंजरी हो जाती है फ्रीजिंग एंड वेसो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यूजुअली डिस्टल पार्ट जो होते हैं ना, जैसे जो जो बाहर निकले पार्ट, जैसे ईयर्स हो गए, नोज हो गई, चेन हो गए, चीक्स हो गए, फिंगर्स हो गई, यूजुअली इनमें देखने को मिलता है। तो फ्रॉस्ट बाइट की ना डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री देखो यूजुअली क्या हुआ, ऐसे हाथ लाल पड़ा, सेकेंड डिग्री में सफेद पड़ा, थर्ड डिग्री में ऐसे फौले पड़े, और फोर्थ डिग्री में तो पूरा हाथ ही जो है, उंगलियां जो है एकदम काली पड़ जाती हैं, इस तरीके से। इतना भयानक होता है ये, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, अब हम बात करेंगे ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट इज कॉल्ड इमर्शन फुट। अरे पानी वानी में बहुत देर तक रहे आओ तो पैर बोलते ना, पैर गल गए, पैर गल गए, हाथ गल गए, ये वही चीज है बिल्कुल, कि जब फुट या हैंड जो है 5 से 6 डिग्री से कम टेम्परेचर के बीच में रहा आता है वेट, ठीक है, गीला रहा है, तो वेटनेस की वजह से ये चीज होती है। वेटनेस की वजह से यहाँ पे जो नेक्रोसिस इन फिंगर्स, टोज एंड हैंड्स एंड फीट में अकर्स, नेक्रोसिस एकदम गल जाना, हाथ और पैर जो है गल गए, ऐसे इस तरीके से जो है मसल्स पूरी कॉन्ट्रैक्ट होके आपको दिख रही होती है, ये है ट्रेंच फुट। फिर आओ अब इंजरी ड्यू टू हीट, भाई गर्मी की वजह से जो हीट होती है हम उसकी बात करेंगे। तो हीट स्ट्रोक एक सीरियस कंडीशन होती है, जो कि जब बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चले जाओ। यूजुअली गर्मियों के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस बहुत नॉर्मल होता है, 40-45 इसमें कितनी भयानक गर्मी पड़ने लगती है। तो ऐसे टेम्परेचर में अगर आप एक्सपोज होते हो तो हीट स्ट्रोक होने लगता है, और ज्यादा अगर उसमें रहोगे तो फिजिकल एक्सर्शन होने लगेगा। मतलब गर्मियों में देखो ना, थकान बहुत जल्दी होती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है ज्यादा से ज्यादा। अब देखो, होता ये है कि हीट इलनेस में ना कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट सिनकोप, हीट स्ट्रोक, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये भी देखो मैं बता रही हूँ एक एक करके क्या होता है। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये देखो, पहले तो ये नीचे जो है हीट डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन दोनों में। देखो यहाँ पे हीट स्ट्रोक में ड्राई हॉट स्किन, मतलब गर्म है लेकिन ड्राई है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर है। हीट एग्जॉशन में क्या होता है, मॉइस्ट एंड क्लेंजी स्किन, यानी पसीना बह रहा है, प्यूपल डायलेटेड है, इसमें प्यूपल कॉन्ट्रैक्टेड है, इसमें प्यूपल डायलेटेड है, और नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अब देखो, ये पहले हम जानेंगे हीट क्रैम्प्स क्या होते हैं। क्रैम्प्स पड़ते हैं, कोई जैसे दौड़ रहा है, भाग रहा है, सामान उठा रहा है, या गर्मी में काम कर रहा है, तो क्रैम्प्स होने लगते बॉडी में, एकदम क्रैम्प पड़ेगा, वही है हीट क्रैम्प। जब हाई टेम्परेचर पर रहता है कोई तो पड़ते हैं, ठीक है। हेयर द पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेनफुल क्रैम्प्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स, हाथ में, पैर में, इस तरीके से जो है उनमें देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, वही इलेक्ट्रोलाइट चढ़ा दो भाई, बॉटल लग जाती है, ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा दो, ये होता है ट्रीटमेंट इसका। फिर आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन में क्या आता है, इसको हम हीट कोलैप्स, हीट सिनकोप, इसी को हम हीट प्रोस्ट्रेशन भी बोलते हैं। तो ये जब बहुत हीट में रहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट कर जाता है सीधे, ठीक है। होता क्या है कि पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर होता है, पैलर हाइपोटेंशन, मैंने हाइपरटेंशन पढ़ाया था, ये हाइपोटेंशन है। इसमें क्या, आदमी बेहोशी हो जाएगा, सिर में सिर दर्द करेगा, चक्कर आएंगे और एकदम गिर जाएंगे। गर्मियों में वो देखा है कि स्कूल में जब पढ़ते थे तो नेशनल एंथम के टाइम खड़े हैं, प्रेयर खड़े हैं, असेंबली चल रही है, तो वहां पे एक दो बच्चे टपक गए, उनको क्या हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, इतनी ज्यादा हीट थी कि वो सहन नहीं कर पाए, तो उस वजह से अनकॉन्शियस हो गए, वो कोलैप्स हो गए, गिर गए, उनको सिर में दर्द होने लगा या कुछ होने लगा। दैट इज हीट एग्जॉशन बेसिकली, समझ गए बात को। अब हीट स्ट्रोक, एक और आता है हीट स्ट्रोक, ये खतरनाक होता है।
एक्सट्रीमली डेंजरस हीट स्ट्रोक, इसमें क्या होता है, इसको सन स्ट्रोक, हीट हाइपर पायरेक्सिया, थर्मिक फीवर, सिस्टमैटिक हाइपरथर्मिया भी हम इसे बोलते हैं। देयर अकर्स फेलर ऑफ थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन बॉडी लीडिंग टू सडन अनकॉन्शियसनेस, हेंस नेम स्ट्रोक। स्ट्रोक भाई अटैक टाइप का पड़ना, हीट स्ट्रोक बहुत डेंजरस होता है ये। एकदम से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म मेंटेन नहीं हो रहा है, उस वजह से स्ट्रोक आया और सामने वाला पर्सन सडनली बेहोश डला है। इसमें क्या होता है, कोर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री से ऊपर चला जाता है। हॉट एंड ड्राई स्किन होती है, इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डेल्यूरियम, स्टूपर, कोमा में भी जा सकता है इंसान, ठीक है, ट्रैकेकार्डिया, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या मतलब कि वैसा दौरे तक पड़ने लगते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो गर्मी बहुत खतरनाक चीज है भाई, गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखें अपना। अब आओ बर्न्स पे। अब दूसरे तरीके के जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो है बर्न्स। बर्न्स में क्या है, यहाँ पे बर्न्स की डिग्री होती है जल जाना बेसिकली। कुछ होता है ना, हम ऐसे केस सुनने मिलते हैं कि कोई ने आग लगा के सुसाइड कर लिया या किसी ने किसी को आग लगा के मार डाला, मर्डर कर दिया। तो ऐसे केसेस में जो है हमने यूजुअली डॉक्टर्स को ये सुना है, 1st डिग्री बर्न था, 2nd डिग्री बर्न था, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री, ऐसा बर्न था। तो अब वो बर्न्स सुन लो कैसे होते हैं। अगर 1st डिग्री बर्न है यानी सुपरफिशियल थिकनेस, ऊपर ऊपर की जो स्किन है, एपिडर्मिस जो यहाँ पे बिल्कुल अपर स्किन जो है, यहाँ पर ये यहाँ वाली स्किन जो है केवल वो जली हुई है, पेनफुल है, ब्लिस्टर नहीं होता है, कोई स्कार नहीं बनता है इसमें कोई। दूसरा आ जाओ 2nd डिग्री बर्न में, क्या होता है, पार्शियल या इंटरमीडिएट थिकनेस, एक तो या ये ऊपर हो सकता है एपिडर्मिस तक, या जो है थोड़ा डर्मिस भी जल गया है। तो ये क्या है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डू नॉट बर्न रिक्वायर सर्जरी, मतलब डू नॉट रिक्वायर सर्जरी, ऐसे बर्न में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, बट स्कार्स होते हैं और पेनफुल भी होता है। इसमें भी क्या है, यहाँ पे अगर ये आपके यहाँ तक पहुंच गया डर्मिस तक, तो फिर सर्जरी की जरूरत पड़ती है और मोर स्कार्स होते हैं और कम पेनफुल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लिस्टर्स एंड वीप्स विद इंक्रीज डेप्थ इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जितना ज्यादा इंसान जला होगा उसकी इन्फेक्शन का चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 3rd डिग्री बर्न की अगर हम बात करें, तो पूरी डर्मिस जल चुकी है, यानी ये जो ड्राई होता है, इनसेंसेट to light touch and pick prick. अब small areas will heal with substantial scar and contracture. Large area requires skin grafting. वो थोड़ा बहुत जला है तो ठीक है, अगर ज़्यादा जल चुका है तो उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। 4th डिग्री बर्न में क्या होता है, पूरा मसल और बोन तक जल गई या हड्डी तक जल गई। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ बर्न पार्ट, मतलब जो पार्ट जला है वो बर्बाद हो गया। 4th डिग्री बर्न इज ये 3rd डिग्री बर्न और 4th डिग्री बर्न इज लाइफ थ्रेटनिंग। ये तो 4th डिग्री तो छोड़ ही दो, आदमी इसमें फिनिश ही हो जाना है। अब ये बर्न समझ गए, ये था आपका इंजरीज के बारे में। अब हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ते हैं, वो थी हमारी थर्मल इंजरीज ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से जो इंजरी कॉज हो रही है उसमें लाइटनिंग इंजरीज में कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्पररी और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। अब भाई किसी को करंट लगा है, लाइटनिंग हुई है, सॉरी करंट नहीं है, ये लाइटनिंग है, तो इसमें क्या हो रहा है, लाइटनिंग में या तो बर्न होगा या फिर ब्लंट इंजरीज आएंगी। तो बर्न हुआ है अगर, तो कई बार क्या होता है लाइटनिंग में आदमी को कार्डियक अरेस्ट ही आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आया तो पर्सन इज नो मोर, कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस हो जाता है। टेम्परेरी या परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब उसके न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर दिया, या फिर उसको बर्न्स हो जाते हैं, या फिर ब्लंट इंजरीज भी कॉज हो जाती हैं। तो इस तरीके से लाइटनिंग की वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग समझ गए ना, बिजली कड़कती है, जो बिजली गिर जाती है उसकी वजह से। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप देख सकते हो कितना भयानक जो बर्न हुआ है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में बर्न्स कॉज होते हैं, स्किन बर्न होते हैं, इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर देता है, सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करता है, कार्डियक एरिस्थमाइसिस और रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सब सिस्टम बंद कर देता है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर किसी को करंट लगा है तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, कोमा में जा सकता है इंसान, एमनीसिया या फिर बर्न्स, ये सब कॉज हो सकते हैं। तो भैया सावधान है, सतर्क रहें।
इसके बाद रेडिएशंस की वजह से, रेडिएशन इंजरी कैन इंक्लूड डैमेज टू टिश्यू कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू आयोनाइजेशन रेडिएशन, टिश्यूज को कॉज करते हैं। लार्ज डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज एक्यूट इलनेस, अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन के उसमें ज़्यादा डोजेज हो रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डैमेज कर देगा। जो क्यूटेनियस रेडिएशन इंजरी है CRI, वो होती है जब रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा डोज कोई एक्सपोजर हो उसका, तो इंजरी स्किन पर भी कॉज होती है। तो ऐसे इंसान जो है उनकी स्किन आप देख सकते हो स्किन इंजरी है, रेडिएशन डर्मेटाइसिस हो गया है, या क्यूटेनियस इंजरीज में देख सकते हो कैसे ये घाव बन गया, तो ये सब चीज़ें रेडिएशन की वजह से हो रही हैं। फिर फायर आर्म्स, किसी को गोली मारी है, गन से हुई है, तो देखो इस तरीके का घाव दिखता है। ये घाव जो है ये थोड़े दिन बाद का है, ये पूरा पाउडर जो है चारों तरफ डिपॉजिट हो गया है, तो गन शॉट वुंड होते हैं ये। पेनिट्रेटिंग इंजरीज हैं, किसी को गोली मारी गई है तो मान लो सिर में मारी है, तो वो गोली जो है सर में घुस गई है, तो पेनिट्रेट होके अंदर चली गई है। पाउडर दिखता है इसमें, दैट यूजेस पाउडर चार्ज टू फायर अ प्रोजेक्टाइल। वेपन्स दैट यूजेस पाउडर चार्ज इंक्लूड हैंडगन्स, राइफल और शॉटगन। ये जो वेपन्स हैं मतलब जिनमें पाउडर रहता है वो होती है हैंडगन, राइफल्स और शॉटगन्स में होता है। 3 बेसिक टाइप के गन शॉट वुंड होते हैं, एक तो नॉन पेनिट्रेटिंग, अंदर नहीं घुसे बाहर ही रह गई है, एक पेनिट्रेटिंग और एक परफोरेटिंग। पेनिट्रेटिंग मतलब गोली अंदर गई सर में ही अटक गई, एक परफोरेट यहाँ से गई यहाँ से बाहर हो गई, परफोरेट होकर निकल गई। तो नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड्स जो होते हैं यूजुअली जो है विदाउट अ मिसाइल कंप्लीटली एंटरिंग द टारगेट टिश्यू, ग्रेजिंग या ब्लास्ट इंजरी कॉज करते हैं। ये जो अंदर नहीं गए हैं, बाहर ही पेनिट्रेट नहीं हुआ है जो, ठीक है। नॉन पेनिट्रेटिंग वुंड जो होते हैं बाहर ही दिखते हैं आपको, ये समझ में आ गया। अब एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम वुंड में डिफरेंस भी समझ लो। एंटीमॉर्टम मतलब इमीडिएट ब्लीडिंग इन द वुंड, यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है पोस्टमॉर्टम वुंड में। सम एक्सेप्शंस आर सीन इन ड्राउनिंग एंड फॉलिंग केसेस, ड्राउनिंग और फॉलिंग केसेस में एक्सेप्शंस मिलते हैं। नो लिविडिटी ब्रूसेस, और इसमें लिविडिटी होती है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड पूल बन जाता है लोअर आर्म्स और लिम्फ में। अब यहाँ पे एंटीमॉर्टम में ब्लड क्लॉट फॉर्म होते हैं, ब्लड जो है वो ऑल्सो जाम दी वेसल्स को जाम कर देता है, यहाँ पे कोई भी ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते हैं। एंटीमॉर्टम में मैश लाइक कैल्शियम स्ट्रक्चर सीन ऑन बोन इंजरीज में मैश लाइक स्ट्रक्चर, मैश समझते हो, जाली के जैसा, यहाँ पे जो है पोस्टमार्टम में बोन क्रैक हो जाती है, बोन क्रैक्स आर क्लियरली विजिबल विदाउट एनी कैल्शियम डिपॉजिट, कोई भी कैल्शियम डिपॉजिट नहीं है, ब्रिज फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, पोस्टमार्टम एंड एंटीमॉर्टम इनसाइज्ड वुंड। यहाँ पे देखो ये इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है। अब पोस्टमार्टम एंटीमॉर्टम यहाँ पे 0 डे, 2 डेज, 8th डे और 10th डे, ये वुंड ठीक हो गया, ये वुंड था 0 आवर्स में, ये 2nd डे, 3rd डे, 4th डे में ऐसा हुआ, 5 आवर्स 5 ये ऐसा दिखा, फिर देखो ये पोस्टमार्टम वुंड इस तरीके से दिखा, गायब भी हो गया, ठीक ही हो गया पूरा। तो ये ऐसे यहाँ पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। समझ गए बात को? चलो यही था इस यूनिट में, 11th यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे लास्ट यूनिट भाई, टॉक्सिकोलॉजी जो हमारी लास्ट यूनिट है। सोचो यार कब से मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, 1 महीने से ऊपर हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और फाइनली इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है तुम लोगों का। तो भाई कैसे लगते हैं लेक्चर्स, कोई मुझे बताता ही नहीं है कभी कमेंट में, कभी कोई कमेंट ही नहीं आता है, इतने कितने सेल्फिश हो यार तुम लोग। कमेंट तो करके बताया करो कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, हेल्प मिली या नहीं मिली। 1-2 ही बच्चे कमेंट करते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे नाम भी याद है, मैं उनके रिप्लाईज भी देती हूँ, कमेंट तो कर दिया करो। और अगर बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हो तो पाप लगेगा तुम लोगों को। सब्सक्राइब करो जल्दी से, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी चीज, आप लोग जितने भी बच्चे मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, और मैं बता रही हूँ ये पर्सनल गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करोगे वीडियो कॉल के थ्रू, जितने भी डाउट्स है फॉरेंसिक की फील्ड में आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, आगे मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बस नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे रजिस्टर कर दो, सीट्स फुल होने वाली हैं, टाइम कम बचा है, रजिस्ट्रेशन कर दो। तो आपको जो है 24 आवर्स के अंदर मेल आएगा, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एक एक चीज मैं गाइड करूंगी आपको पर्सनली पूरे साल तक के लिए, इतना अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा।
आई डोंट थिंक कोई दे रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है इस फील्ड में, तो देख लो भाई, योर चॉइस। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं, इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन नंबर 1, लेसरेशन द टर्म, सॉरी लेसरेशन कहीं नहीं लिखा, ऑप्शन 1 है लेसरेशन, यहाँ लिखा है व्हाट इज द टर्म ऑफ वुंड कॉज्ड बाय शार्प्ड एज इंस्ट्रूमेंट, शार्प एज है, ठीक है, मान लो नाइफ है, रिजल्टिंग इन क्लीन एंड रेगुलर इंसिजन। बताओ क्या होगा, लेसरेशन होगा, एब्रेशन, इंसाइज वुंड या कंट्यूजन। नेक्स्ट, what is which of the following is a which of the following is a characteristic feature of an entrance wound caused by a gunshot? Characteristic feature क्या है, abrasion collar, satellite shape, contusion ring या linear pattern। फिर आता है in case of hanging, what type of injury is commonly seen? भाई हैंगिंग का केस है, लिगेचर मार्क है अराउंड में, तो वो किस टाइप का वो कहलाएगा, एब्रेशन, इंसिजन, कंफ्यूजन या लेसरेशन। क्या होगा आंसर मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary factor used to determine the age of a bruise or contusion in forensic analysis? आप ब्रूज का एज कैसे पता कर सकते हो, कलर चेंज, लोकेशन ऑफ इंजरी, शेप ऑफ द वुंड या डेप्थ ऑफ द वुंड। नेक्स्ट, in forensic medicine, which of the following injury is associated with a tearing or stretching of the skin due to sudden acceleration or deceleration? Contusion, laceration, abrasion या aversion। बस इतने ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, इनके आंसर्स मैं आपको कब बताऊंगी, जब मैं इसका पूरा जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन करवाऊंगी उस टाइम पे बताऊंगी। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक करके जाना, कमेंट करके जरूर जाना। Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.